फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट वीणा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है और आज है टॉपिक जो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन मतलब होता है संयोजक। संयोजक यानी कि जोड़ने वाला। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। कंजक्शन इज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू वर्ड और sentences or used to coordinate words in the same clause. It shortens the sentence without a change in meaning or sense. यानी कि कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह वाक्य भी छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता। अगर जैसे मैं कहती हूँ कि राम अच्छा है और अगर फिर कहूँ मोहन भी अच्छा है, जब दोनों अच्छे हैं तो क्यों ना ये कहूँ कि राम और मोहन अच्छे हैं। ऐसा कहने पर वाक्य छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता। यहाँ पर और जो राम और मोहन को जोड़ा है एक कंजक्शन है। तो कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। इसे सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है। वाक्यों को आपस में संयुक्त करने हेतु प्रयुक्त विभिन्न शब्द हैं, जैसे कि एंड, और, इट, बट, सो, बिफोर, आफ्टर, इवन, इटीसी। ये सबको कंजक्शन कहा जाता है। तो किस कंजक्शन का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाए, यह जानना जरूरी है शुद्ध अनुवाद करने के लिए और शुद्ध बोलने के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अ कंजक्शन इज अ ज्वाइनर, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स और कंजॉइंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आइए अब एक एक करके कंजक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंजक्शन है एंड और। एंड मतलब और का मतलब या। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर एंड का प्रयोग किया गया है कंजक्शन के रूप में। दूसरा है यू मे टेक दिस और दैट बुक। तुम यह बुक लिख सकते हो या वो बुक। तो यहाँ पर और का प्रयोग किया गया या के लिए, यानी कि दो बुक में से एक को चुनना है। अब दूसरा है हमारा बट। बट का प्रयोग तीन अर्थ में किया जाता है, लेकिन, बल्कि, सिवाय। तो सबसे पहले देखते हैं लेकिन। तो लेकिन का मतलब तीन होता है, लेकिन भी बोलते हैं, उसका मतलब पर, परंतु। तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन बोलिए, पर बोलिए या परंतु। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विथ ईच अदर। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, बट, लेकिन, या बोलिए पर या परंतु, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर दूसरा है ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर। वह बहुत बुद्धिमान है लेकिन वह गरीब है। तो यहाँ लेकिन बोलिए, पर बोलिए या परंतु बोलिए। इस अर्थ में यहाँ पर बट का प्रयोग किया गया है। अब बट का प्रयोग देखते हैं सिवाय या अलावा। इसके अर्थ में प्रयोग देखते हैं। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। मतलब मैं तुम्हारे घर के सिवाय या अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। यहाँ पर सिवाय या अलावा के लिए बट का प्रयोग किया गया। आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। यहाँ पर बट का प्रयोग किया गया। तीसरा है he can eat anything but chicken। वो चिकन के अलावा या सिवाय कुछ भी खा सकता है। चौथा है I can do anything but your home। एक सेकेंड, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम लोग ये बट की जगह पर हम लोग एक्सेप्ट का भी प्रयोग किया जाता है सेम अर्थ के लिए, सिवाय या अलावा। तो आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। मैं कहीं भी जा सकता हूँ सिवाय तुम्हारे घर के।
इसके जगह पे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट योर होम। तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ। एक्सेप्ट का भी सेम सेंस में यूज किया जाता है, सिवाय या अलावा। अब है बट का प्रयोग बल्कि के अर्थ में। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। यह पेन नहीं है बल्कि पेंसिल है। दूसरा, राम इज नॉट फूल बट अ वाइज गाय। राम मूर्ख नहीं है बल्कि एक बुद्धिमान लड़का है। तीसरा, आई हैड नॉट बीन गिवन अ पेन बट अ पेंसिल। मतलब कि मुझे पेन नहीं बल्कि पेंसिल दी गई थी। तो इस तरह यहाँ पर बट का 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। और सिवाय का एक और वर्ड है एक्सेप्ट, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलावा या सिवाय के अर्थ में। अब हमारा नेक्स्ट है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। सबका क्योंकि या चूंकि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आइए सेंटेंस से समझते हैं। सिंस और एज और फॉर, आई वॉज अनवेल हेंस आई डिड नॉट कम। मतलब चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका, नहीं आया। दूसरा है आई डिडंट कम फॉर आई वॉज अनवेल। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। यहाँ चूंकि या क्योंकि के लिए फॉर का प्रयोग किया गया। सिंस, फॉर, बिकॉज सब क्योंकि या चूंकि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। सबका एक अर्थ में यानी भी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ध्यान देने की बात है कि आल्सो, टू और एज वेल का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में होता है। आल्सो, टू और एज वेल का प्रयोग है वो पॉजिटिव वाक्यों में होता है। फिर आइदर का प्रयोग उन नेगेटिव वाक्यों में किया जा सकता है जिसमें भी का भाव प्रस्तुत होता है, यानी जिसमें भी आता है उसमें आइदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं भी अच्छा नहीं हूँ, तुम भी बर्गर नहीं खाते हो, यानी नेगेटिव वाक्य है, इसमें भी का प्रयोग है तो इसमें आइदर का प्रयोग किया जाएगा। फिर है इवन का प्रयोग प्रायः पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्यों में होता है। इवन का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्यों में होता है। लेकिन पॉजिटिव वाक्य का मतलब होता है हर वो वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं हो, वो क्वेश्चन वाले भी सेंटेंस हो सकते हैं। और फिर आल्सो का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के बाद और क्रिया के पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले। टू और एज वेल और आइदर का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। टू, एज वेल और आइदर का प्रयोग वाक्य के सेंटेंस के अंत में होता है। उसके बाद है इवन का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में ही करते हैं। एक बात और है, इवन का इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं भी अच्छा हूं, आई एम गुड टू। यहाँ पर टू का प्रयोग मैंने बोला था टू का प्रयोग लास्ट में होता है, तो यहाँ पर आई एम गुड टू। भी, मैं भी के अर्थ में प्रयोग हुआ। आई एम आल्सो गुड, मैं भी अच्छा हूँ। या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई एम गुड एज वेल, मैं भी अच्छा हूँ। इवन आई एम गुड, यहाँ भी का प्रयोग इवन, यानी यहाँ भी का प्रयोग पहले मैं भी अच्छा हूँ। इवन आई एम गुड, मैं भी अच्छा हूँ। सबका एक ही मतलब है, मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पर है मैं भी अच्छा नहीं हूँ, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, तो इवन का प्रयोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है। तो यहाँ पर देखिए इवन आई एम नॉट गुड, यहाँ पहले इवन का प्रयोग वाक्य के पहले होता है। इवन आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड आइदर, यहाँ लास्ट में आइदर का प्रयोग लास्ट में करते हैं। क्या तुम भी वहां नहीं थे, वेयर यू नॉट देयर आइदर,
यहाँ क्वेश्चन वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आइदर का प्रयोग किया गया। यहाँ पे मैं भी फल पसंद नहीं करता, यहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट लाइक फ्रूट आइदर, मैं भी फल पसंद नहीं करता, या आप इसे इवन आई डू नॉट लाइक फ्रूट्स, यहाँ इवन का प्रयोग किया गया है। इवन का प्रयोग पहले होता है। वे भी मेरे साथ नहीं है, दे आर नॉट विथ मी आइदर, आइदर का प्रयोग लास्ट में होता है और इवन का पहले। इवन दे आर नॉट विथ मी, तो इवन का प्रयोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में होता है। यहाँ पर दोनों सेंस में प्रयोग किया गया है, नेगेटिव में और यहाँ पर पॉजिटिव में। उसके बाद सो हेंस, हेंसफोर्थ, दैट्स व्हाई, देयरफॉर, दैट्स द रीजन, ये सबका एक ही मतलब होता है। इसलिए किसी भी कोई भी बात बोलते हैं तो उसमें कोई रीजन आता है, तब हम लोग ये सब वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस देती हूँ, मैं गया इसलिए तुम आए, यहाँ पर एक रीजन है, मैं गया इसलिए तुम आए, तो सबका हम लोग सेंटेंस बनाते हैं ये सब कंजक्शन इस्तेमाल करके। आई वेंट सो यू कम, मैं गया इसलिए तुम आए। फिर इसको और ऐसे बना सकते हैं, आई वेंट हेंस यू कम, और इसको ऐसे बना सकते हैं, आई वेंट हेंस फॉर यू केम, या आई वेंट दैट्स व्हाई यू केम, या फिर आई वेंट दैट्स द रीजन यू केम। तो मैं गया इसलिए यही कारण था कि तुम आए, या इसलिए तुम आए। तो ये सब का मतलब इसलिए के अर्थ में होता है। ये एक सेंटेंस से बनाकर हम लोगों ने समझा। आप किसी भी वर्ड का इसलिए के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन जो है वो है एज प्लस एन एडजेक्टिव प्लस एज, यानी कि एज के साथ एक बीच में एडजेक्टिव लगाना है और फिर एज। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एज टॉल एज अमित, उतना लंबा जितना अमित, यानी अमित जितना लंबा। एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश, यानी राकेश जितना छोटा। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर, यानी तुम्हारे घर जितना बड़ा। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला, या कोयला इतना काला। एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना खून, यानी खून जितना लाल। एज ब्यूटीफुल एज यू, उतना सुंदर जितना तुम, यानी तुम्हारे जितना सुंदर। एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड, यानी कि उतना ही मजबूत जितना मेरे पापा। तो अब इसको सेंटेंस में समझते हैं। यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई, तुम उतना चालाक नहीं हो जितना कि मैं, यानी कि तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो। राम इज नॉट मैड एज ही इज, मतलब राम उसके जितना पागल नहीं है। कैन यू सिंग एज गुड एज आई एम, मतलब कि क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो। आर यू एज ओल्ड एज आई एम, क्या तुम मेरी उम्र के हो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आर यू माई एज। अब हमारा नेक्स्ट है कंजक्शन एज। एज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे के सेंस में, के तौर पर या के नाते। सेंटेंस से समझते हैं। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू विश, आई डिड एज यू से, मतलब मैं वैसे ही करूंगा जैसे आपने कहा, या आपकी मर्जी, दोनों का मतलब सेम ही। एज यू विश मतलब जैसी आपकी मर्जी, या आई डिड एज यू से जैसे आपने कहा वैसे किया, या फिर जैसी आपकी मर्जी। आई एम वर्किंग हियर एज अ मैनेजर, मैं यहाँ पर मैनेजर के
तौर पर काम कर रहा हूँ। एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी दैट आई गाइड माई स्टूडेंट टू सक्सेस। मतलब एक टीचर होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं बच्चों को सफलता की राह दिखाऊं। फिर नेक्स्ट है एज वेल एज, इसका मतलब है साथ ही साथ। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। तो यहाँ हमारा मतलब हुआ राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके पेरेंट भी पढ़े लिखे हैं। अभी यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एक सेंटेंस है, वो साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर हमारा दो सब्जेक्ट है, एक वो है और उसके दोस्त है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आर लगेगा, लेकिन यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर एज वेल एज कंजक्शन लगा हुआ है, तो वहाँ पर हमारा से पहला जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि अगर एज वेल एज दो सब्जेक्ट के बीच में आता है तो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पर है, वो साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज गुड, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया। और भी देखते हैं, जैसे कि आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम हियर, यहाँ पर आई के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। फिर चौथा है, ही एज वेल एज हिज 3 ब्रदर्स इज गोइंग, यहाँ भी पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। यानी कि जहाँ भी हमारा एज वेल एज से कनेक्शन लगा रहता है, तो कंजक्शन लगा रहता है, तो हमारा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है एज फार एज, मतलब जहां तक। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल से, एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रेन, मतलब जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड, मतलब जहां तक मैं जानता हूं वह शादीशुदा है। एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न आई एम ओनली 12th पास, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैं 12वीं पास हूँ। फिर है एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न ही हैज डन ग्रेजुएशन, यानी कि जहां तक मेरे भाई का सवाल है उसने ग्रेजुएशन कर लिया है। एज फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न आई एम गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ देम, यानी कि जहां तक मेरे मम्मी पापा का सवाल है मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफ़ी हूँ। तो ये एज फार एज जहाँ तक का सेंस में कंजक्शन का प्रयोग हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये दो का कॉम्बिनेशन है, ऑल्दो है, दो, इवन इफ, इवन दाउ, इसका प्रयोग होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही के सेंस में। इसके साथ ये इसका कॉम्बिनेशन होता है देन आल्सो, देन इवन देन, एट, स्टिल, हाउएवर, इसका मतलब होता है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। अब इसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार होगा, आइए सेंटेंस से समझते हैं। एक हमारा सेंटेंस है, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। ठीक है, तो एक लेंगे कंजक्शन इससे और एक लेंगे इससे। जैसे कि यहाँ बनाया गया है इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया, देन
देन यहाँ पर इस्तेमाल किया। देन आल्सो ही नोज एवरीथिंग, फिर भी उसे सब आता है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे दाव, दाव ही नेवर वेंट टू स्कूल स्टिल ही नोज एवरीथिंग, यहाँ स्टिल लिया गया, यहाँ दाव लिया गया। फिर है ऑल्दो, यहाँ ये लिया गया, ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल एट ही नोज एवरीथिंग। फिर है दूसरा हमारा लेते हैं, ऑल्दो आई एम पुअर, हालांकि मैं गरीब हूं, एट आई विल ट्राई टू हेल्प यू विथ मनी, फिर भी मैं तुम्हें पैसे से मदद करने की कोशिश करूंगा। इवन इफ आई वॉज अनवेल देन आल्सो आई वर्क, हालांकि मैं बीमार हूं फिर भी मैं काम करूंगा। तो यहाँ पर ऑल्दो का प्रयोग किया गया है, तो येट का प्रयोग करना मतलब जरूरी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी जहाँ पर ऑल्दो का प्रयोग हो वहाँ एट का प्रयोग जरूर से किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है एज इफ या एज दो, इसका मतलब है मानो या जैसे कि। आइए सेंटेंस से समझते हैं। You talk in such a way as if you know everything, मतलब तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम सब जानते हो। You are talking in such a way as if I am your enemy, मतलब कि तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। Ram started scolding me as though he was my boss, यहाँ पे as though का इस्तेमाल किया गया है, मतलब राम मुझे डांटने लगा जैसे कि वो मेरा बॉस है। He was speaking with me in such a way as if I was his servant, यानी कि वो मुझसे इस तरह बात कर रहा है कि जैसे कि मैं उसका नौकर हूं। तो यहाँ पर ये was का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये बीते समय की घटना को बता रहा है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंजक्शन है आइदर और के कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब या तो ये या तो वो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है आइदर यू गो और लेट मी गो, या तो तुम जाओ या फिर मुझे जाने दो। तो यहाँ पर दोनों का प्रयोग किया गया है। आइदर राम विल गो और आई विल, या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आइदर राम और आई विल गो। तीसरा है आई विल गो आइदर दिल्ली और मुंबई, या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या फिर मुंबई। चौथा है आइदर यू और ही इज रॉन्ग, या तो तुम या फिर वो गलत है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज, या तो तुम गलत हो या फिर वो। नेक्स्ट है नाइदर और नॉर का कॉम्बिनेशन कंजक्शन के रूप में, ना ये ना वो, इसका मतलब हुआ। पहला है नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो, इसका मतलब है ना तुम जाओ और ना ही मुझे जाने दो। दूसरा है आई नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई, मतलब कि ना मैं दिल्ली जाऊंगा और ना ही मुंबई। नाइदर दिल्ली नॉर मुंबई। नाइदर यू नॉर ही इज रॉन्ग, ना तो तुम गलत हो और ना वो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज। चौथा है नाइदर आई आस्क्ड नॉर सी टोल्ड, इसका मतलब ना मैंने पूछा और ना उसने बोला। नेक्स्ट है स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है नॉट और नॉर या नाइदर का, नहीं और वो भी नहीं, नहीं और वो भी नहीं। कैसे देखते हैं, यू डोंट कम
नॉर या नाइदर डज ही, मतलब कि तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, मतलब तुम नहीं आते तो वो भी नहीं आता। यू डोंट कम, नॉर या नाइदर डज ही। आई डिडंट आस्क, नॉर डिड सी, मतलब मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा। ही कुडंट गो, नाइदर कुड आई, मतलब वो नहीं जा पाया और मैं भी नहीं जा पाया। एक और स्पेशल केस है, वो सो के साथ, मतलब वो भी, सो का प्रयोग वो भी के सेंस में। आइए देखते हैं। यू कम सो डज ही, मतलब तुम आते हो वो भी आता है, तुम आते हो वो भी आता है। आई आस्क्ड सो डिड सी, मैंने पूछा तो उसने भी पूछा। ही कुड डू इट सो कुड आई, वो कर सका इसलिए मैं भी कर सका। चौथा, आई लव यू सो मच सो डज डैड, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और पापा भी करते हैं। इस प्रकार ये स्पेशल केस हो गया सो के रूप में। सो का इस्तेमाल हम लोग इसलिए के लिए करते हैं, यहाँ पर वो भी के लिए प्रयोग किया गया है कंजक्शन के रूप में, बीच में जोड़ रहा है दो को। अब अगला, नॉट ओनली और बट आल्सो, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है ना केवल ये बल्कि वो भी, या फिर यही नहीं वो भी। सेंटेंस से समझते हैं। ही इज नॉट ओनली अ मैनेजर बट आल्सो अ स्टूडेंट, मतलब वह ना केवल विद्यार्थी है बल्कि मैनेजर भी है। दूसरा, ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो पंजाबी, वह ना केवल इंग्लिश बोल सकता है बल्कि पंजाबी भी बोल सकता है। नेक्स्ट है इफ, यदि या अगर के रूप में। पहला है, इसका तीन तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला है इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो उसमें वुड लगाते हैं, तब इसका मतलब होता है अगर ये होता तो वो भी होता। जैसे इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम, अगर मैं जाता तो वो मिलता, अगर मैं जाता, इफ आई वेंट आई वुड, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दूसरा, इफ राम सॉ ही वुड आल्सो टेल मी, मतलब अगर राम ने देखा होता तो वो मुझे बताता। इफ आई सॉ यू योर फ्रेंड आई वुड स्टॉप यू फॉर श्योर, अगर मैं तुम्हारे दोस्त होता तो मैं तुम्हें जरूर रोकता। फिर दूसरा केस है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट सिंपल होगा तो इसमें वुड हैव का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता। इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला है इफ आई हैड, यहाँ आई हैड है तो यहाँ परफेक्ट टेंस है। इफ आई हैड गॉन आई वुड हैव मीट हिम, अगर मैं गया होता तो उससे मिल लिया होता, आई वुड हैव मीट हिम। दूसरा है इफ आई हैड ईटेन, या फिर उसको टेकन भी बोल सकते हैं या हैड भी बोल सकते हैं। इफ आई हैड ही वुड हैव टोल्ड मी, अगर उसने खाया होता तो वह मुझे बता चुका होता, he would have told me. If I was you, I would have done it. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर लिया होता। फिर तीसरा कंडीशन है इफ, अगर इफ लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसमें विल का प्रयोग किया जाएगा।
अगर ये होता, इसका मतलब अगर ये हो या फिर होगा तो वो होगा, अगर ये हो या होगा तो वो होगा। सेंटेंस से समझते हैं। इफ आई गो आई विल मीट हिम, अगर मैं गया तो मैं उससे मिलूंगा। इफ राम डजंट कम आई विल नॉट कम, अगर राम नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। इफ आई एम यू आई विल एट फर्स्ट डू दिस वर्क, मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह हुआ तो पहले मैं यह काम करूंगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होऊंगा तो पहले यह काम करूंगा। तो इस प्रकार इसका 3 केस है। इसका पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड लगेगा, पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट होगा तो वुड है, और तीसरा है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ विल लगेगा। फिर नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे, शुड हेल्पिंग वर्ब का। कहीं ऐसा ना हो कि या ये ना हो कि, इस सेंस में। सेंटेंस से समझते हैं। आई विल वर्क हार्ड लिस्ट आई शुड फेल, मतलब मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट आई शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। राइट द करेक्ट एड्रेस लिस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स, सही एड्रेस लिखो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर वाला कहीं और चला जाए। डोंट गो देयर लिस्ट ही शुड स्कोल्ड यू, वहां पर मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे।